दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अहमद नदीम कासमी की कहानी आसेब। कमरा भी वही था, कमरे की खिड़की भी वही थी, लेकिन बड़ का वो दरख्त कट चुका था जो सैयद अमजद हुसैन का दोस्त और बुजुर्ग था। यूं तो वो दरख्त उस वसी और अरीज बंगले के हर हिस्से में मौजूद था, मगर उस कमरे की खिड़की के साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता था। उन दिनों वो सोचता था कि अगर बड़ का दरख्त ना होता तो ये खिड़की कैसे होती। और अब वो दरख्त नहीं था, मगर खिड़की उसी तरह मौजूद थी और उसके चेहरे पर फख्र होने के कोई आसार नहीं थे। हवा का बहुत तेज झोंका भी बड़ की टहनियों और पत्तों में से गुजर कर जब उस खिड़की तक आता था तो एक सरगोशी सी बन जाता था, या सिर्फ इतना होता था कि दूसरी मंजिल की छत तक पहुंची हुई बेल के दिलनुमा पत्ते रुख बदल कर इस कमरे में शरीर बच्चों की तरह झांकते थे और हट जाते थे। मगर अब वो बाकायदा अंदर घुसे चले आ रहे थे और देर तक एक जगह रुक कर यूं लरसते थे जैसे उन्होंने हंसी पर जब्त कर रखा है और वो अंदर ही अंदर गुटक रहे हैं। मगर खिड़की थी कि अपना गार का सा मुंह खोले बेहिस खड़ी थी। उसे तो बढ़ के कट जाने के बाद सैयद अमजद हुसैन के दिलो दिमाग की तरह एक तड़ाके के साथ टूट फूट कर बिखर जाना चाहिए था। रात जब उसने खिड़की बंद कर दी थी तो चांद शीशों के पार इतना उदास हो रहा था कि नीला पड़ गया था। सुबह जब उसने खिड़की खोली तो देखा कि चिड़ियों का एक गौल ऊपर से उतर कर आता था और बड़ की पनाह गाह ना पाकर फिर ऊपर उठ जाता था और शोर मचाता था, जैसे चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही थीं कि ये क्या सानेहा गुजर गया। ये चिड़ियां सालहा साल से हर सुबह उस बड़ पर बैठकर दिन भर की मशक्कत के मंसूबे बनाती थीं, मगर वो बड़ नहीं था तो जैसे उनके पंजों के नीचे से पूरा कुर्रे अर्ज निकल गया था। वो खिड़की में से ये सब कुछ देख रहा था, मगर खिड़की धूप में चमक रही थी। वो इसे चुनवा देगा, वो इस घर की सारी खिड़कियां चुनवा देगा, वो इस घर के दरवाजे और दरीचे और रोशनदान सब चुनवा देगा। सैयद अमजद हुसैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कटा हुआ पेड़ उसके अंदर उगने लगा है और उसकी शाखें उसकी हड्डियों को तोड़ती हुई फैल रही हैं। उसने खिड़की को तड़ से बंद कर दिया तो बेल का एक पत्ता कट कर उसके कदमों में लौट गया। फिर बेल खिड़की के शीशों में सर पटकने लगी और खिड़की ही में से सूरज की एक किरण गुजरी और तलवार की तरह कमरे को चीरती हुई सामने की दीवार में गड़ गई। बड़ मौजूद होता तो बाहर की किसी भी चीज की मजाल थी कि वो उसकी तन्हाई के सुकून को मुतलातिम करती। बड़ ने उसकी सारी शख्सियत को अपनी पनाह में ले रखा था। उस पर बड़ का साया था, बड़ उसका आसमान था। उन दिनों वो सोचता था कि अगर कभी बड़ कट गया तो उसके साथ ही पूरा बंगला ढह जाएगा और वो उसमें दब कर मर जाएगा। अब बड़ कट चुका था, मगर बंगला भी मौजूद था। वो कमरा भी अपनी खिड़की के समेत मौजूद था। हद यह कि वो खुद भी मौजूद था। क्या मैं मौजूद हूं? सैयद अमजद हुसैन ने आईने के सामने जाकर सोचा। तब उसके खदोखाल पिघलने लगे और उसके कंधों पर एक और चेहरा नमूदार हुआ और उस चेहरे ने कहा, छोड़िए भी अब्बा जी, इस बड़ की बड़ी खूबी यही है ना कि ये बूढ़ा है। अगर बुढ़ापे के सिवा इसकी कोई और खूबी भी है तो खुदारा मुझे बताइए। इस सूरत में मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, वो चीख उठा और आईने ने उसका चेहरा उसे वापस दे दिया। वो कितना भयानक हो रहा था, उसने अपनी इतनी खौफनाक बदहयती के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ दिया। तब उसे मालूम हुआ कि वो रो रहा था। और उस रोज सैयद अमजद हुसैन बिल्कुल बेख्याली में, कतई गैर इरादी तौर पर दिन भर रोता रहा और उसी कमरे में पड़ा उसी खिड़की को देखता रहा और सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए या मार डालना चाहिए। उसने कितने चाव से अपने बेटे का नाम सैयद सुकरात शाह रखा था और उसे एमए तक फलसफा पढ़ाया। फिर यूं हुआ कि एक रोज यही सुकरात एक प्याले में जहर घोल के लाया और बोला, देखिए अब्बा जी, आप बहुत बूढ़े हैं, आप इस महल जैसे बंगले में भले नहीं लगते। आप जब लॉन में आराम कुर्सी बिछाकर उस पर लेट जाते हैं और टांगे सामने तिपाई पर रख लेते हैं और अखबार पढ़ते पढ़ते उसे चेहरे पर फैलाकर सो जाते हैं तो सुनहरी धूप उदास हो जाती है और सब्ज पत्तों का रंग फक हो जाता है और मुलाजिम यूं दबे पांव गुजरते हैं जैसे लॉन में एक मैयत पड़ी है। मेरे ख्याल में यह बिल्कुल गलत है। इसलिए पिदराना शफकत से काम लीजिए और जहर का पियाला पीकर मर जाइए।
آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا مہذب بنایا، اب یہ آخری احسان بھی کر ڈالیے۔ قریب قریب یہی ہوا تھا۔ جب سقراط کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ایک روز جب امجد حسین لان میں آرام کرسی پر لیٹا اخبار پڑھ رہا تھا تو سقراط آیا اور اس کے سامنے ایک مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ منتظر رہا کہ سقراط گفتگو شروع کرے گا، مگر جب وہ کچھ نہ بولا تو اس نے پوچھا، کیوں بیٹا، کیا اخبار پڑھنا ہے؟ جی نہیں، سقراط نے کہا، ایک عرض کرنا ہے۔ سقراط کی خلاف معمول سنجیدگی سے وہ چونکا اور اخبار کو ایک طرف رکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ خفا نہیں ہوں گے، سقراط نے اپنی عمر سے 15 سال کم کے لہجے میں کہا۔ سقراط کی سعادت مندی نے اسے سرشار کر دیا۔ وہ بولا، نہیں بیٹا، تم سے خفا ہونے کے بعد اس دنیا میں میرا صرف یہ کام رہ جائے گا کہ خودکشی کر لوں، اور میں فی الحال خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں اس بڑ کی طرح دنیا پر چھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ جی۔ سقراط اتنی واضح یقین دہانی کے باوجود کشمکش میں مبتلا تھا۔ تو کہو۔ وہ جی بات یہ ہے، سقراط یہ کہہ کر رک گیا اور کچھ یوں پہلو بدلا جیسے انتشار کو سمیٹ رہا ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بنگلے میں بڑ کا درخت ہے نا، وہ پھر رک گیا۔ ہاں ہاں، سید امجد حسین کو کچھ تشویش ہوئی۔ اسے کٹوا دیجئے۔ سقراط نے یہ 3 الفاظ تیزی کے ساتھ اتنے وقفے میں ادا کیے جتنے وقفے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہ مشینی آدمی ہے اور اسے اٹھانے والا بٹن دبا دیا گیا ہے۔ سقراط بھی اٹھ کھڑا ہوا اور مسلسل بولتا چلا گیا، اس نے ہمارے سارے بنگلے کو ڈھانپ رکھا ہے۔ سڑک پر سے گزرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کسی کا بنگلہ ہے۔ سارے بنگلے کے اتنے لمبے برآمدے کی صرف ایک محراب نظر آتی ہے، جیسے یہ کسی سائز کا کوارٹر ہو۔ کار پورچ میں آتی ہے تو جیسے کسی غار میں گھس گئی ہے۔ دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ دنیا جوہری دور میں سے گزر رہی ہے اور تمہارا خاندان ابھی تک درخت پر سے نہیں اترا۔ آخر اس بڑ میں آپ کو کیا حسن نظر آتا ہے کہ ایک روز مالی نے میرے کہنے سے میری کھڑکی کے سامنے پھیلی ہوئی شاخ کے چند پتے توڑ کر پھینک دیے تو آپ نے اسے پیٹا بھی اور نوکری سے بھی جواب دے دیا۔ ایسے بھونڈے درخت تو صرف جنگلوں میں ہی بھلے لگتے ہوں گے، آبادیوں میں تو پھول لگائے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایسے درخت جن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہو کہ وہ خوبصورت ہوں اور ہر وقت جوان نظر آئیں۔ اب اس مصیبت کو کٹوا دیجیے اور جو اتنا بڑا میدان اس کی گرفت سے آزاد ہو وہاں کیاریاں بنوائیے اور پھول لگوائیے۔ میں ملک بھر کی نرسریوں سے یورپ اور امریکہ کے ایسے ایسے پھول جمع کر لاؤں گا کہ آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ ہفتے بھر بعد یہاں ولیمہ ہوگا، مگر آپ کو ضد ہے کہ وہ منحوس بڑ کے نیچے ہوگا جس کے ایک ایک پتے سے 100 حشرات لٹک رہے ہیں۔ سقراط سانس لینے کے لیے رکا تو امجد حسین بولا، کہہ چکے؟ سقراط نے کہا، جی یہی سمجھ لیجئے، مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ تو سنو، وہ بولا، بڑ کا یہ درخت اس وقت تک نہیں کٹے گا جب تک اس کے سائے میں رکھی ہوئی میری میت اٹھ نہیں جاتی۔ اس کے بعد تم جانو اور تمہارا کام۔ سقراط اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکتا رہ گیا اور باپ کہتا رہا، تم جانتے ہو میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ اس درخت نے ہمارے خاندان کی 4 پشتیں دیکھی ہیں۔ اس کی عمر پنجاب پر انگریز کے اقتدار سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دادا نے جب سن 1880 میں یہ بنگلہ بنوایا تو اس وقت کے بڑے بوڑھوں کے مطابق اس بڑ کی عمر آدھی صدی سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس وقت یہ ہماری طرح جوان تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ دادا کہتے تھے اگر یہ بڑ نہ ہوتا تو یہ بنگلہ بھی نہ بنتا، یا کم سے کم یہاں نہ بنتا۔ اس وقت یہاں 4 اطراف ویرانہ تھا، مگر دادا نے آس پاس کے ویرانے کو گلزار میں بدل دیا اور یہ بڑ اس گلزار کا بادشاہ تھا۔ دادا نے اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر کو اسی بڑ کے نیچے ٹی پارٹی دی تھی اور اس کی ایک شاخ میں ریشم کے رسوں کا جھولا ڈالا گیا تھا جس میں میمیں جھولی تھیں۔ خود لیڈی صاحبہ بھی جھولی تھی اور کہا تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس بڑ کو اکھیڑ کر ولایت لے جاتی اور وہاں اپنے بنگلے کے لان میں لگاتی۔ باپ بیٹا دیر تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے اور باپ اسے بڑ کے بارے میں وہ ساری باتیں بتاتا رہا جو وہ بچپن سے بتا رہا تھا، مگر آج ان باتوں میں بعض نئے انکشافات بھی شامل تھے۔ اگر تیز ہوا میں بڑ کا کوئی پتا اڑتا ہوا سڑک پر چلا جائے تو میں اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لاتا ہوں۔ میں اس کے گرے ہوئے پتوں کو جلا دیتا ہوں، مگر کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی ان پر پاؤں رکھے۔ یہ بڑ تو سقراط بیٹے میرے لیے ایک صحیفہ ہے اور اس کے پتے اس صحیفے کے ورق ہیں۔ اس بڑ کے نیچے تمہارے دادا نے اپنا بچپن گزارا۔ انگریز گورننس
यहीं उन्हें बच्चा गाड़ी में घुमाती थी। अब्बा जी खुद मुझे बताते थे कि जब अम्मा से उनके रिश्ते की बात हो रही थी और मेरे नाना जान इस रिश्ते के हक में नहीं थे, तो बड़ के नीचे वो जहां संगे मरमर की बेंचें बिछी हुई हैं ना, वहीं उन्होंने अम्मा का वो खत खोला था जिसमें उन्होंने कसम खा ली थी कि अगर ये रिश्ता तय ना हुआ तो वो जहर खा लेंगी। फिर सन 1938 में मेरी शादी पर जो वलीमा हुआ वो इसी बड़ के नीचे हुआ था और उसमें खुद गवर्नर साहब शामिल हुए थे और उन्होंने बड़ को देखकर फरमाया था कि यह दरख्त नहीं है, यह तो किला है। उस रोज से मैंने इसे सचमुच किले की सूरत देना शुरू कर दी। जहां जहां से इसकी दाढ़ी लटकी वहीं बेलें लगवा दी जो दाढ़ी के गिर्द लिपटती हुई ऊपर चली गईं। अब दूर से ऐसा लगता है जैसे इस किले की छत सब्ज रंग के इतने बहुत से सुतूनों पर खड़ी है। तुम इसी किले में परवान चढ़े हो। 1943 से लेकर अब तक तुम पर इसी का साया रहा है। इस बड़ का एक एक पत्ता, एक एक रेशा तुम्हें अपना दोस्त, अपना वाली समझता है और तुम इसे कटवाने पर तुले हुए हो। तुम इसे कटवाकर अपने बंगले की नुमाइश करना चाहते हो, मगर यह नहीं सोचते कि इस तरह तुम्हारा किला टूट जाएगा, तुम्हारा बंगला नंगा हो जाएगा, बारिश उसे चाटने लगेगी, धूप उसे चूसने लगेगी। आजकल के मौसम बहुत बेरहम होते हैं बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि यह बढ़ कट गया तो हमारे खानदान का सारा ठाट बाट भी जड़ से कट जाएगा। मैं सोचता हूं तुम्हें यह ख्याल आया ही क्यों? किस चीज ने तुम्हें ऐसा सोचने पर आमादा किया? फिर सैयद अमजद हुसैन अपने बेटे को हाथ से पकड़कर बड़ के साए के गार में उतर गया। ऊपर शाखों में किस्म किस्म के परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। नीचे उस किले के सब सुतूनों पर ऊदे ऊदे फूल खिल रहे थे जो घने साए की वजह से काले काले लगते थे। तने के पास पहुंचकर उसने सुकरात से कहा, देखो बेटा, इसके एक तने में कितने बहुत से तने गुथे हुए हैं। और फिर क्या यहाँ ऐसा नहीं लगता जैसे आसमान नीचे उतर आया है और हमारी और बंगले की ढाल बना खड़ा है? लगता है ना? जी, सुकरात इस दौरान पहली बार बोला। ऐसा ही लगता है जैसे आसमान नीचे उतर आया है। सुकरात की शादी के 2 ही रोज बाद दावत वलीमा हुई तो सैयद अमजद हुसैन ने बड़ को सचमुच का आसमान बना दिया। बड़ की यहां से वहां तक फैली हुई नाकाबिले यकीन हद तक लंबी शाखों का कोई 1 इंच भी ऐसा न था जहां कुमकुमों की सूरत में सितारे न जगमगा रहे हों। मेहमान अश अश कर उठे। अलबत्ता एक हादसा हो गया। जब दावत जारी थी तो सब सितारे एकदम बुझ गए और आसमान जैसे और भी नीचे उतरकर गूंजने सा लगा। औरतें चीख उठी और भगदड़ मची तो प्लेटों और गिलासों के टूटने की आवाजों ने दहशत में इजाफा कर दिया। फौरन ही खुद्दाम गैस के बेशुमार हुंडे उठाए हुए आए जिनका इंतजाम ऐसे ही इम्कान के पेश नजर पहले से कर लिया गया था। यही लोग खबर लाए कि बाहर आंधी आई है। लीजिए, बाहर आंधी आई है और बड़ के नीचे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सैयद अमजद हुसैन ने हंसकर बड़े फख्र से कहा। किसी ने उसकी हंसी के जवाब में तायीदी हंसी का तकल्लुफ ना बरता, क्योंकि सब सुकरात का ऐलान सुन रहे थे। वो कह रहा था, खवातीन और हजरात, अब जबकि गैसों की रोशनी हो रही है, मुझे एक जरूरी ऐलान करना है। बिजली बुझी तो एक खातून अपने शौहर के धोखे में मुझसे लिपट गई। फिर जब मैंने अपना तारुफ कराया और फरियाद की कि मुझसे अलग हो जाइए, अगर मेरी नई नवेली दुल्हन ने देख लिया तो उम्र भर के लिए मुझसे कट्टी कर लेंगी। तो वो साहिबा अलग हुई, मगर मैं उनसे माफी मांगना भूल गया। चुनाचे मैं माफी मांगना चाहता हूं। इसलिए जो खातून मुझसे लिपटी थी वो हाथ खड़ा कर दें। निशानी उन खातून की यह थी कि खुशबू लगा रखी थी, बालों में पिने थी और साड़ी रेशमी थी। सब खवातीन चौंक कर एक दूसरी को देखने लगी, मगर सब ने खुशबू लगा रखी थी, सबके बालों में पिने थी और सबकी साड़ियां रेशमी थीं। फिर वो सब झेप कर एक साथ हंसी और उस वक्त तो कहकहों का एक तूफान सा उमड़ पड़ा जब एक मुअम्मर खातून परली तरफ से घबराई हुई आई और सैयद अमजद हुसैन के पास आकर बोली, हाय सैयद, तुम्हारे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता भी है कि नहीं? फिर कोई 3-4 रोज बाद जब अमजद हुसैन लॉन में कुर्सी बिछाए तिपाई पर पांव रखे अखबार पढ़ रहा था तो सुकरात और नगीना आए और उसके पास मोंढों पर बैठ गए। कहो बेटी, कैसी हो? उसने नगीना से पूछा और साथ ही ये देखकर हैरान रह गया कि शादी के फौरन बाद लड़की के खदोखाल में कितनी धारें और नोकें एकदम निकल आती हैं। एक अर्ज है अंकल। नगीना ने कनखियों से सुकरात की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, उस रोज जब मैंने इस बंगले में कदम रखा था तो आपने फरमाया था आप मुझे मुंह मांगा तोहफा देंगे। हाँ हाँ, कहा था, यकीनन कहा था। खुशी से अमजद हुसैन आराम कुर्सी के बिल्कुल आखिरी सिरे तक खिसक गया। फिर बहुत आगे झुककर बोला, तुम कुछ मांगो तो सही।
सुकरात कह रहा था कि अमेरिका का 6 महीने का ट्रिप ठीक रहेगा, मगर तुम्हारी मर्जी मुकद्दम है, चलो बोलो। तो फिर अर्ज यह है, नगीना बोली, क्या आप मगर आप सचमुच देंगे ना अंकल? सैयद अमजद हुसैन बेतहाशा हंसने लगा। अरे लड़की, तू कह तो सही। और नगीना बोली, तो फिर ये बड़ का दरख्त कटवा दीजिए, ये तो मुझे बिल्कुल जहर लगता है। वो जैसे बैठा था बैठा रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और गर्दन बहुत आगे निकल आई। फिर एक झटके से उसने सुकरात की तरफ देखा, मगर सुकरात उठा तो साथ ही नगीना भी उठ खड़ी हुई और दोनों लॉन से निकलकर बरामदे की तरफ दिखाई देने वाली वाहिद मेहराब के रास्ते अंदर चले गए। अकबर, सैयद अमजद हुसैन इस जोर से बोला कि बड़ पर बैठे हुए परिंदे फड़फड़ा कर रह गए। यह आवाज कत्ल होने वाले की चीख के मुशाबे थी। कुछ देर बाद सुकरात और नगीना ने अपने कमरे की खिड़की में से देखा कि अकबर ने कार की डिग्गी में 2 सूटकेस रखे हैं। फिर अमजद हुसैन ऊपर के कमरे से उतर कर आया और जैसे बड़ में से निकलकर कार में बैठ गया। दिलावर ने कार स्टार्ट कर दी तो सुकरात लपक कर आया और कार के साथ तेज तेज चलते हुए बोला, आप तो अब्बा जी कहीं जा रहे हैं? ड्राइवर ने कार रोक ली। इतने में नगीना भी आ गई। अमजद हुसैन ने जैसे बहुत सोच समझकर ऐलान किया, मैं अपनी फर्म की सब शाखों का मुआयना करने जा रहा हूं, 1-2 साल में आ जाऊंगा। 1-2 साल में? सुकरात और नगीना हैरान रह गए। क्यों अंकल? नगीना ने झुककर कहा, अगर आप एकदम 1-2 साल के लिए कहीं जा रहे हैं तो अपना वादा पूरा करते जाइए और मेरा तोहफा मुझे। मगर इधर से सुकरात ने उसे बाजू से भींच लिया। उधर कार चल दी और फिर नगीना की एकदम हंसी छूट गई। अरे बस नागी, सुकरात बोला, अभी अभी तुमने नाश्ता किया है, खाने के फौरन बाद इतना बहुत हंसने से अंतड़ियों में गिरहें पड़ जाती हैं, अब्बा जी कहते हैं। आखिरी अल्फाज पर नगीना पर हंसी का एक और दौरा पड़ा और तेज हवा के झोंके से लॉन में पड़ी हुई तिपाई पर से अखबार वरक वरक होकर इधर उधर उड़ गया। 6-7 महीनों के बाद जब सैयद अमजद हुसैन की कार उसके बंगले के सदर दरवाजे में दाखिल हुई तो वो पिछली सीट पर से जैसे उछल पड़ा। ठहरो दिलावर, कहाँ जा रहे हो? ये हमारा बंगला कहाँ है? यही है साहब। ड्राइवर ने कार रोक ली और पलटकर सैयद अमजद हुसैन को एक तबीब किसी तशवीश के साथ देखा। फिर उधर से अकबर भागता हुआ आया। दूसरे मुलाजिम भी अपने क्वार्टरों से निकले, मगर वहीं एक कतार सी बनाकर रुक गए। वो सब यूं दमबखुद खड़े थे जैसे अभी थोड़ी देर में कोई बम फटने वाला है। सैयद अमजद हुसैन ने अकबर को देखा तो कार से निकला और दरवाजे को इस जोर से बंद किया कि पूरी कार लरस कर रह गई। उसने घबराए हुए अकबर के सलाम का जवाब भी न दिया और फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया, सुकरात! सुकरात टाई बांधता हुआ बरामदे में नमूदार हुआ, मगर अभी कुछ कहने नहीं पाया था कि अमजद हुसैन उसी शिद्दत से चिल्लाया, बड़ कहाँ है? आ गए अब्बा जी। सुकरात बरामदे में से निकला। मैं पूछता हूं मेरा बड़ कहाँ है? अमजद हुसैन रोने की हद तक चीखा। सुकरात ने पलटकर देखा, नगीना भी बरामदे में आ गई थी। अपनी बहू से पूछिए। यह कहकर सुकरात जैसे अपने बाप के सवाल का जवाब देने के फर्ज से ओहदा बरा हो गया। फिर नगीना बड़े इत्मीनान और आसूदगी से चलती हुई आई और बोली, वो मेरा तोहफा था अंकल, मैंने इस्तेमाल कर लिया। चंद लम्हे तक नगीना के सिवा सब बुत बने खड़े रहे। फिर सैयद अमजद हुसैन ने जल्दी से जेब में से रुमाल निकालकर अपने दांतों में दबा लिया और जैसे लड़खड़ाता हुआ अंदर चला गया। दिलावर कार को आहिस्ता आहिस्ता गैराज के दरवाजे तक ले गया। अकबर सर झुकाए वापस जाने लगा। तब नगीना ने सुकरात को दाद दी, बिल्कुल वही हो रहा है जैसा कि तुमने कहा था कि होगा। हमने फलसफा पढ़ा है, घास नहीं खोदी है, सुकरात बोला। और अब यूं होगा कि रात 2 रात के बाद इन्हें सब्र आ जाएगा। फिर अकबर उनके करीब से तेज तेज चलता हुआ गुजरा। बड़े साहब ने घंटी बजाई है। उसने दोनों को जैसे कोई बहुत जरूरी इत्तला दी। फौरन बाद वो वापस आया और बोला, साहब ने अंदर बुलाया है, अपने ऊपर वाले कमरे में, आप दोनों को। सुकरात ने नगीना की तरफ संजीदगी से देखा और टाई की गिरह दुरुस्त की। फिर दोनों अंदर चले गए। जब उन्होंने सैयद अमजद हुसैन के कमरे का पर्दा उठाया तो वो पर्दे के पास ही खड़ा था। फौरन बोला, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि फिर यहां ना आना। जब मुर्दे को कब्र में उतार दिया जाता है तो सारी दुनिया से उसका पर्दा हो जाता है। अब मेरा तुम्हारा पर्दा है, जाओ। वो देखता रहा कि उसकी याद में पहली बार उस कमरे की खिड़की में चांद चमका था। उसे याद आया, उसने जब कहीं पढ़ा था कि बाज लोग चांद देखकर पागल हो जाते हैं, तो वो खूब हंसा था और कहा था कि चांद किसी खूबसूरत चीज को देखकर सिर्फ वही लोग पागल हो सकते हैं
जो पहले से पागल हो, और आज उसे चांद से कितना डर लग रहा था। उसने खिड़की बंद कर दी तो शीशों के पार चांद इतना उदास हो गया कि नीला पड़ गया, और वो सोचने लगा कि कमरा भी वही है, खिड़की भी वही है, मगर बढ़ के कटने से सब कुछ कितना बदल गया है, जैसे वो अपने घर में नहीं किसी होटल में पड़ा है। फिर तेज हवा का एक झोंका आया तो खिड़की के पट खुल गए और पर्दा फड़फड़ाने लगा। उसे यूं लगा जैसे हवा के साथ चांद भी उस कमरे में घुसा चला आएगा और सामने की दीवार से टकराकर पाश पाश हो जाएगा, और सारी दुनिया की रातें कयामत तक के लिए अंधेरी हो जाएंगी। उसने खिड़की की चटखनी लगा दी और पलंग पर बैठ गया। उसे कुछ याद नहीं था कि वो सारी रात जागता रहा या सोया भी था। सुबह को उसका सारा जिस्म तप रहा था और आंखों में दर्द था और कान गूंज रहे थे। उठकर उसने खिड़की खोली तो चिड़ियों का एक हौल आया और शां की आवाज के साथ खिड़की के पास से गुजरकर ऊपर उड़ गया। क्या ये चिड़ियां उसके पास ताजियत करने आई थी? फिर उभरते हुए सूरज की पहली किरण सीधी उस खिड़की में से गुजरकर सामने की दीवार में तलवार की तरह गड़ गई। बड़ अपने साथ उसका एहसास तहफ्फुज भी ले गया था। हर चीज अंदर घुसी चली आ रही थी, हवा भी और धूप भी और छत तक जाती हुई बेल भी। उसने खिड़की को बंद किया तो बेल का एक पत्ता कट कर उसके कदमों में लौट गया। सैयद अमजद हुसैन ने यह पत्ता यूं उठाया जैसे बड़ का पूरा दरख्त उसकी मुट्ठी में आ गया है। फिर जैसे वो इतने ज्यादा बोझ को सहार न सका और उस बड़ के नीचे दब कर मर गया। न जाने वो रोता रहा था या सो गया था या बेहोश हो गया था। बहरहाल जब वो अकबर की दस्तक से जागा तो सुबह को खिड़की में से आती हुई जो धूप सामने की दीवार पर पड़ रही थी, वो कमरे के सारे फर्श का सफर तय करके वापस खिड़की के कदमों में सिमट गई थी। क्या है? उसने पूछा, और बाहर से अकबर की आजिजी से भरी हुई आवाज आई। छोटे साहब कहते हैं हुजूर, क्या आपने नाश्ता नहीं किया? तो अब खाना तो खा लीजिए। छोटे साहब से कहो कि बकवास करने की जरूरत नहीं है, उसने बंद दरवाजे के पास दांत पीस कर कहा। शाम को भी यही हुआ। अकबर ने बाहर से मिन्नत की कि चाय की सिर्फ एक प्याली ही पी लीजिए, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया। फिर वो न जाने रोने लगा या सो गया या बेहोश हो गया, मगर जब उसकी आंख खुली तो चांद खिड़की में चमक रहा था और कल की तरह नीला पड़ गया था। फिर वो किसी आवाज से चौंका, उठकर रोशनी जलाई, फिर उस कमरे से मुल्हक मुतालने वाले कमरे में गया और वहां से वो सीढ़ी उठा लाया जो उसने ऊंचे आबनूसी शेल्फों के बालाई हिस्सों से किताबें उतारने के लिए रख छोड़ी थी। उसने अपने कमरे के रोशनदान तक सीढ़ी लगाई जिसके शीशों को किसी जमाने में बड़ के पत्ते छूते थे, और जब वो हवा में हिलते थे तो यूं लगता था जैसे वो उस पूरे बंगले की पीठ खुजा रहे हैं। सैयद अमजद हुसैन ने रोशनी बुझा दी और चोरों की तरह ऊपर चढ़कर रोशनदान में से बंगले के उस हिस्से में झांकने लगा जहां बड़ का खून हुआ था। वहां उसने देखा कि चार तरफ ढकी हुई दूधिया बरकी रोशनियों की एक कतार है जिसने एक बहुत वसी लॉन को घेरे में ले रखा है। लॉन में घास गालीचे की तरह बिछी हुई है। लॉन के चार तरफ फूलों की क्यारियों का एक चौड़ा हाशिया है। बरकी रोशनियों में ये क्यारियां बिल्कुल इस तरह नजर आ रही हैं जैसी दिन को नजर आती होंगी। हर क्यारी में दूसरी क्यारी से मुख्तलिफ रंग के फूल हैं, किसी में सुर्ख, किसी में जर्द, किसी में नीले। वसी लॉन के वुस्त में जहां बड़ का तना होता था, गुलाब के पौधों का एक बड़ा सा दायरा है जिसके दरमियान में शफाफ पत्थरों का एक चबूतरा उभरा हुआ है। पत्थरों के कहीं नीचे रोशनी हो रही है जिसकी वजह से लहरिये पत्थर चमक रहे हैं, और चबूतरे पर रखी हुई सुबुक कुर्सियों पर बैठे हुए सुकरात और नगीना ऐसे लग रहे हैं जैसे वो धूप से चमकते हुए तालाब में तैरते फिर रहे हैं। वो कॉफी पी रहे हैं और बात बात पर हंस देते हैं। फिर वो उठते हैं। नगीना गुलाब के एक बड़े फूल को दोनों हाथों में बड़े प्यार से लेकर सूंघती है और फिर उसे चूमती है। सुकरात उस फूल को तोड़कर उसके बालों में लगाता है, मगर फूल बड़ा है इसलिए नगीना के बालों में रुकता नहीं है। चुनाचे सुकरात फूल को पत्ती पत्ती करके उसे नगीना पर बरसा देता है और नगीना उससे लिपट जाती है। फिर वो फूलों की क्यारियों के पास टहलने लगते हैं। हर चंद कदम के बाद सुकरात नगीना को अपने बाजू में समेट कर उसे प्यार करता है। वो घूमते हुए जब सैयद अमजद हुसैन के कमरे के नीचे से गुजरते हैं तो उनकी बातें उसे सुनाई दे जाती हैं। वो फूलों की बातें कर रहे हैं। उन फूलों की कोई किस्म इंग्लैंड से आई है और कोई हॉलैंड से। उन्होंने किसी दोस्त से कहकर अमेरिका और जापान से भी फूल मंगा रखे हैं। फिर एक बार सुकरात नगीना का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी जुर्रत ने इस घर पर से बड़ का आसेब दूर किया। आसेब? वो एहतजाज करती है।
वो तो मेरा तोहफा था जो मैंने अंकल से जबरदस्ती छीना है। इस पर दोनों जोर से हंसते हैं और दोनों एकदम खामोश होकर ऊपर जैसे रोशनदान की तरफ देखते हैं। सैयद अमजद हुसैन को यूं लगा जैसे उन्होंने उसे रोशनदान में से झांकते देख लिया है। वो तेजी से उतरा और सीढ़ी को मुताल्ले के कमरे में रखकर अपने पलंग पर आ गिरा। चंद लम्हों तक वो बेहिस पड़ा रहा, फिर एकदम यूं तड़प कर उठा जैसे उस रोज उठा था जब सुकरात ने पहली बार उससे बड़ को काटने की इजाजत मांगी थी। उसने रोशनी जलाई और नंगे पांव कमरे से निकला और खासी देर तक सीढ़ियों के एक मोड़ में दुबका खड़ा रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियां चढ़ने लगा है। बच्चों की सी फुर्ती से वो अपने कमरे में आया और दरवाजे को आहिस्ता से भेड़ कर पलंग पर लेट गया। उसने दरवाजे की दस्तक पहचान ली। क्या है अकबर? उसने पूछा, मगर अब के लहजे में तलखी नहीं थी। अकबर का जवाब आया, साहब जी, अब तो खाना खा लीजिए ना। अमजद हुसैन ने कहा, जी चाहेगा तो मंगा लूंगा। अकबर फिर बोला, हुजूर, छोटे साहब कहते हैं कि एक बार फिर जाके कहो। सैयद अमजद हुसैन ने जरा सा सोचा, फिर बोला, अच्छा तो ले आओ। अकबर ने दरवाजा खोला और एक बड़ा सा तश्त मेज पर रखकर बोला, लगा दूं साहब? मैं खा लूंगा। उसने कहा, छोटे साहब को भी बता दो कि अब इत्मीनान से सो जाएं। सांस आ जा रही हो तो खाना खाना ही पड़ता है। तुम ये बर्तन सुबह को ले जाना, मैं खाना खाने के फौरन बाद सो जाऊंगा। सैयद अमजद हुसैन के मिजाज में इस खुशगवार तब्दीली से अकबर बहुत खुश नजर आ रहा था। वो जाने लगा तो अमजद हुसैन ने पूछा, सुकरात आ गया अपने कमरे में? जी नहीं। अकबर बोला, अभी अभी किचन में आए थे, आपको खाना खिलाने की ताकीद करके चले गए। उससे कहना, अमजद हुसैन ने कहा, मैंने खाना खा लिया है और मैं सो रहा हूं। जी अच्छा। अकबर चला गया। फौरन बाद अमजद हुसैन फिर उठा, पंजों के बल चलता हुआ कमरे में से निकला और सीढ़ियों के एक मोड़ में दुबक कर खड़ा हो गया। उसने सुना कि सुकरात और नगीना को अकबर उसके खाना खाने और सो जाने की खुशखबरी सुना रहा है। तब नगीना बोली, भाई हद है साकी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि तुमने कहा था कि होगा। और सुकरात बोला, हमने फलसफा पढ़ा है, घास नहीं खोदी है। सुबह को सुकरात और नगीना ड्रेसिंग गाउन पहने अपने कमरे से निकले तो ये देखकर हैरान रह गए कि सैयद अमजद हुसैन बरामदे में एक कुर्सी पर बैठा है। उसने ड्रेसिंग गाउन पहन रखा है, उसके दोनों हाथ गाउन की जेबों में हैं और वो सामने मेज पर झुका अखबार पढ़ रहा है। सुकरात और नगीना ने हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर दोनों उसके पास आए। अस्सलामु अलैकुम अब्बा जी, सुकरात बोला। वालेकुम अस्सलाम, अमजद हुसैन ने सर उठाकर जवाब दिया। जीते रहो। आदाब अंकल, नगीना बोली। जीती रहो, अमजद हुसैन ने प्यार से जवाब दिया और फिर अखबार पर झुक गया। सुकरात और नगीना के चेहरे खिल उठे। फिर सुकरात ने नगीना को जाने का इशारा किया और खुद निहायत आहिस्ता से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अचानक नगीना की एक वहशतनाक चीख सुनाई दी। साकी साकी, वो हिस्टेरिया के मरीजों की तरह पुकारने लगी। सुकरात बिजली की सी तेजी के साथ लपका, मगर सैयद अमजद हुसैन अखबार पढ़ने में मशगूल रहा। फिर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। नगीना की बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने की आवाजें मुसलसल आती रहीं और सुकरात शायद नौकरों को घुरकता और डपटता रहा। फिर नगीना की चीखें करीब आने लगीं और सैयद अमजद हुसैन ने अखबार पर नजरें गाड़े हुए सोचा कि इतनी खूबसूरत लड़की कितने भोंडे अंदाज में रोती है। सुकरात रोती और तड़पती हुई नगीना को संभालता हुआ आया और उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर के बाद निकला तो सैयद अमजद हुसैन ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? सुकरात बोला, रात को किसी खबीस ने हमारी सारी फुलवारी का नाश मार दिया है अब्बा जी। फूल नोच नोच कर फेंक दिए हैं, पौधे उखेड़ उखेड़ कर पटक दिए हैं। इतनी बेरहमी से फुलवारी को उजाड़ा है कि कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता। ये किसी इंसान का काम है। नगीना ने अपने हाथों से फूलों की उन क्यारियों में गूंडी की और खुरपा चलाया। मैंने अपने हाथों से। और सैयद अमजद हुसैन ने सुकरात की बात काटकर कहा, ठीक है बेटा, मगर इसमें रोने चीखने की कौन सी बात है? सुकरात जैसे शिकस्त खाकर पलट गया। तब सैयद अमजद हुसैन ने अंगड़ाई लेने के लिए गाउन में से हाथ निकाले और अंगड़ाई लेकर उन्हें अखबार पर रख दिया। उसकी हथेलियों पर लहू जमा हुआ था और पोरों में गुलाब के कांटे चुभे हुए थे और उसके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी फातह के होठों पर होनी चाहिए। और वो ये सोचे बगैर जोर जोर से हंसने लगा कि सुकरात और नगीना क्या सोचेंगे।